16 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लगभग 4700 करोड़ की सौगात दी जाएगी। वही पश्चिम बंगाल जिसे बजट में सौगात दी गई थी, तो विपक्षियों ने यह कहा कि चुनावी साल है और चुनावी साल में ही पश्चिम बंगाल को मिला चुनावी माल है। लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त में पश्चिम बंगाल की सरजमी पर जा रहे हैं जबकि 24 घंटे पहले ही जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि एक किस्म की रथ यात्रा है और रथ यात्रा 1990 के दशक की याद दिलाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे कहीं से भी रथ यात्रा का नाम नहीं दिया है। ममता बनर्जी अब आज की तारीख में बंगाली अस्मिता के अलावा हिंदी वाली लड़ाई पर आ गई हैं। कैसे आ गई हैं, आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पश्चिम बंगाल 16 दिन में दूसरी बार जा रहे हैं, इसके मायने क्या हैं और इसके जरिए ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट नहीं बल्कि फाइनलाइज होने वाला है और मिशन 200+ को किस तरह की संजीवनी मिलेगी, यही अगले 1 घंटे हम डिबेट करेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। तस्वीरों से कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चढ़ाई है। 16 दिन में, जैसा कि मैंने बताया, ये दूसरा दौरा है। मिशन 200+ पूरा होगा। इन्हीं सब चीजों के जरिए इस तरह का भरोसा भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन जानते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल है वहां पर युद्ध है, जहां युद्ध है वहां कर्मयुद्ध भी है और धर्मयुद्ध भी है। वहां पर ओवैसी का धर्मयुद्ध है, भारतीय जनता पार्टी का कर्मयुद्ध है। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि यह बंगाली अस्मिता का सवाल है और इसीलिए यह बंग युद्ध है। लेफ्ट और कांग्रेस अपना खोया हुआ वजूद ढूंढने की तलाश में है और वजूद ढूंढने के चक्कर में कभी फुरफुरा शरीफ को अपने साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि हम तो हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, और कभी ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ममता बनर्जी भी और भारतीय जनता पार्टी वाले भी, सिर्फ चेहरों का फर्क है। एक सांप्रदायिक है तो दूसरा अराजक है। लेकिन इन सभी के बीच में यह बंग युद्ध आज किस तरह से अपना पॉलिटिकल गियर शिफ्ट करने वाला है, यही हम आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। 16 दिन में दूसरी बार आज पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। बंगाल में 4700 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। कल ही बीजेपी ने की है परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। आज असम का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल दौरे का प्रोग्राम शुरू होना है। लेकिन बीजेपी के बंग त्रिदेव कौन से हैं, ये भी आप देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पीएम मोदी की रैलियों का शेड्यूल बनाने में जुटी है पार्टी। चुनाव तक हर महीने बंगाल जाएंगे अमित शाह। परिवर्तन यात्रा के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वो परिवर्तन यात्रा जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा ने की है 24 घंटे पहले। तो प्रधानमंत्री के लिहाज से आज पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स का सुपर संडे है। लेकिन सुपर संडे से पहले सुपर सैटरडे के दिन कैसे जेपी नड्डा गरजे, ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया, टोलबाजी से लेकर के तुष्टीकरण की बात की, कटमनी की भी बात की, और हां, कैसे जय श्री राम भी जबान पर आए जेपी नड्डा के, ये भी देखें पहले आप। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त 3 बार, यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर, जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति ला करके ममता जी ने खड़ी की है।
जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप। जेपी नड्डा किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरजमी पर गरजे थे, लेकिन इस बार का जो दांव है ना, कल तो नंदीग्राम वाला दांव था और नंदीग्राम वाले इलाके को लेकर के भी क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं ये तो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन आज का जो हल्दिया दांव है, इस हल्दिया दांव में किसे किसे धोबी पछाड़ मिलेगी ये भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार डिबेट को ओपन कर देते हैं। जितने गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। प्रियंका टिबड़ेवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब से थोड़ी देर के बाद में दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। सुनील चोपड़ा सीपीआई नेता मेरे साथ में जुड़े हैं। सौरभ प्रियदत्ता टीएमसी सपोर्टर हैं, जुड़ने वाले हैं। सुमन अर्पण राजनीतिक विश्लेषक भी थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगी। प्रियंका टिबड़ेवाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल को क्या सौगात मिलेगी ये तो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक 24 घंटे पहले अगर जेपी नड्डा ने जय श्री राम का दांव खेला है, इसके मायने क्या हैं और मिशन 200+ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस तरह की संजीवनी देने वाले हैं बीजेपी को पश्चिम बंगाल की सरजमी पर? देखिए, भाजपा कोई दाव नहीं खेल रही है यहाँ पर, जो हम कह रहे हैं, और वही चीज जो है लोग देख भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है यहाँ पर कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हुई, कैसे किसी एक वर्ग को खुश रखने के लिए जो यहाँ की बाकी जनता है उनको किस तरह से नीचे गिराया गया, किस तरह से भेदभाव किए गए। अच्छा। और यही नहीं, किस तरह से उनकी जो मनसा है उनको ठेस पहुंचाई गई। मैं कहती हूँ राम के नाम में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी इतना बिगड़ जाती है। मैं कहती हूँ कि ऐसे कौन सा आतंक है जिससे ममता बनर्जी डरती है। दरअसल ये आतंक नहीं है, ये वही डिफरेंस है जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है, 70 वर्सेस 30। तो पहले लेकिन ममता बनर्जी एक ही सवाल कर रही है ना। ममता बनर्जी एक ही बात कर रही है कि मैं तो माँ माटी मानुष की बात करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बस एक ही बात कहते रहे थे पहले कि भाई हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनावी साल करीब आते आते आप लोग सीए एनआरसी पर भी चली गई और चुनावी महीना करीब आते आते जय श्री राम भी सामने आ गया। इसके मायने क्या है, यही पूछना चाहती हैं ममता बनर्जी? हम तो विकास के मुद्दे पर ही हैं। देखिए, आज विकास के लिए ही प्रधानमंत्री जी का दौरा है यहाँ पर, मगर ये कैसी मुख्यमंत्री है जिसको विकास की बातें पसंद नहीं। ये कैसी मुख्यमंत्री है जो अपने घमंड में कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी। अगर विकास की चिंता होती तो आज जो 4,742 करोड़ की सौगात जो पश्चिम बंगाल को मिल रही है पेट्रोलियम और रोड और रस्तों के प्रोजेक्ट्स के द्वारा, उसके लिए मुख्यमंत्री खड़ी होती, मगर वे नहीं खड़ी हैं। क्योंकि उनको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करनी है। लेकिन आप पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है तो इस तरह की बातें कर रही है। देखिए, जय श्री राम का मुद्दा कभी भी भाजपा ने नहीं उठाया। ये मुद्दा उठाया है मुख्यमंत्री ने स्वयं। ये मुद्दे को एक्चुअली मुद्दा बनाया उन्होंने, खुद ने बनाया है। मैं कहती हूँ यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में। वी आर अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कोई इस्लाम मानता है, कोई सिख मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई धर्म को मानता है। लेकिन जय श्री राम को ये मुद्दा क्यों बनाया ममता बनर्जी ने? क्योंकि तुष्टीकरण किया था यहाँ पर। जगह जगह ममता बनर्जी ने जो है वो हिजाब पहन करके फोटो खिंचवा करके दीवारों पर लटकाई थी। भाजपा ने कभी नहीं किया ये काम। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर जो मंदिरों के साथ या किसी भी तरह की जो यहाँ दीवारों पर लगी गई थी। नहीं, ममता बनर्जी ने लगाया था। तो जिसको लेकर के, रिलीजन को लेकर के वो चली थी, अब उस नौका से नहीं, क्या होता है ना, मैं बताता हूं। मैं क्या होता है ना कि जब प्रतीकों की बात की जाती है और जब परिवर्तन रथ यात्रा के तौर पर रथ यात्रा जैसा नजर आए, 1990 में जैसी सोमनाथ से रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, तब इस तरह का इशारा मिलता है कि ठीक इसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश तक में आप लोगों ने राज किया, ठीक वैसी ही रणनीति परिवर्तन यात्रा के जरिए बनाई जा रही है। जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी है तभी जेपी नड्डा ये कह देते हैं कि जय श्री राम से डर लगने लगता है ममता बनर्जी को। खैर, मैं आ जाता हूं एक बार पॉलिटिकल एनालिस्ट दीपक झा के पास में, उसके बाद सुनील चोपड़ा जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। दीपक झा, 16 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में। पिछले 2 महीने में अपना डेरा जमा लिया है जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में। वर्चुअल रैली से लेकर के फिजिकल रैली तक भी कर रहे हैं। प्रतीक जितने भी थे ना, जहां पर बंगाली अस्मिता की बात होती थी, प्रतीक चिन्हों का अपने साथ में बीजेपी ने जोड़ लिया है। सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सभी प्रतीकों को अपने साथ में जोड़ लिया है। क्या ये माना जाए बीजेपी का अग्रेशन ये बताता है कि उन्हें ये पता है कि स्वीकार्यता उनकी पश्चिम बंगाल में जम करके हो गई है और टीएमसी का सफाया होने वाला है? देखिए राशिद भाई, बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के पास आज देश में मुद्दों की कमी हो गई है। नरेंद्र मोदी जी
देश में राम राज ला दिए हैं। महंगाई कोई मुद्दा बचा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बचा नहीं है, हाँ। बेरोजगारी कोई मुद्दा बचा नहीं है। देश में मानो एक इतना अच्छे दिन आ गए हैं, हर आदमी, किसान सड़क पर है फिर भी वो पिज्जा खा रहा है, किसान सड़क पर फिर भी वो 5 स्टार का खाना खा रहा है। तो देखिए देश दिन आ गए हैं, इतने अच्छे दिन आ गए हैं, हाँ। दिन आ गए हैं, गरीबों के अच्छे दिन आ गए। तो नरेंद्र मोदी जी चमत्कार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई प्रधानमंत्री देश में दुनिया में कहीं नेता पैदा ही नहीं हुआ है। तो इतने अच्छे दिन हो गए हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी बंगाल में जा रहे हैं 16 दिन में 2 बार, वहां की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वहां के प्रतीक चिन्हों के साथ। अरे भैया कर क्या रहे हैं आप? देश जानना चाहता है। आपको विकास की बात, गड्ढे में चली गई विकास। डीजल पेट्रोल आपने बोला था 35 रुपए लीटर देंगे, इसको 100 रुपए लीटर देंगे हाँ। की कोशिश करें। सब्सिडी आपने इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों के बराबर में आ जाए। तो राशिद भाई, हम तो जुमलेबाजी की सरकार में ताली बजा के कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी वाह वाह भाई भाई। नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारी व्यक्तित्व तो कुछ नहीं है। सड़े गले को भी कहेंगे सोना है तो जनता कहेगी सोना है, क्योंकि विपक्षियों को तो देशद्रोही कहते हैं, हमको गद्दार कहेंगे। अगर आप सवाल कर लेंगे इनसे तो आप देशद्रोही पत्रकार हो जाएंगे। तो प्रियंका जी जैसे लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे राम हमारे दिलों में ठीक है। राम को बताना पड़ेगा भाजपा को कि राम को मानो। ठीक है। राम पहले पैदा हुए कि भाजपा पहले पैदा हुए? पश्चिम बंगाल में एक ये बात देश कही को जाती बता है दें। दीपक भाई, पश्चिम बंगाल में एक बात कही जाती है कि पॉलिटिकल नैरेटिव जहां पर आप सेट कर लेते हैं ना, वहीं पर आप आगे बढ़ जाते हैं। और पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की जहां तक बात है, मैं एक बार चाहूंगा कि मेरी पीसीआर टीम सौरभ प्रियदत्ता, चूंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के डिबेट हो रही है, मुझे जल्दी ही टीएमसी सपोर्टर के साथ में भी पैच किया जाए, क्योंकि मैं सौरभ प्रियदत्ता से कुछ सवाल करना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले सुनीत चोपड़ा के पास में चलते हैं। सुनीत जी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया है और इस नैरेटिव में सीए है, एनआरसी है, अलग अलग प्रतीक हैं, अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं और अब राम भी आ गए हैं। मां माटी मानुष के नाम का पॉलिटिकल नैरेटिव ममता बनर्जी ने सेट कर दिया है। लेकिन लेफ्ट अभी भी इतनी कंफ्यूज क्यों है? लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसे लेकर के भी अलग अलग कंफ्यूजन चल रहा है। और जब बात की जाती है सीताराम येचुरी से, तो वो ये कहते हैं कि हम तो हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम असल में भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराने वाला होगा उसी को सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराएगा वहीं पर हम अपनी मजबूती दिखाएंगे। कहां हैं आप लोग? 34 साल तक राज किया है, कहां हैं? ये मत कहिए कहां हैं हम। कल आपने रैलीज देखी, कल आपने चक्का जाम देखे बंगाल में, बहुत अच्छे हुए। हाँ। जहां तक ये पब्लिक मीटिंग्स की बात है, हिंदुस्तान में तो एक बंदर और बकरी ले आओ तो लोग हजारों की तादाद में आते हैं हंसने के लिए। ठीक है। तो मेरा ये कहना है, मिस्टर नड्डा ने जो कहा एक जुलूस देख के कि हमने हरा दिया है ममता को, हाँ। मेरा ये कहना है इस तरह की बातें सीरियस लोग नहीं कहते। दूसरी चीज उन्होंने कहा 3 किस्तों में 6,000 रुपया मिला। आपको मालूम है महंगाई क्या है? 3 किस्तों में 6,000 रुपया क्या करेगा? 150 किसान तो मर चुका है दिल्ली के बॉर्डर पे। हाँ। हमारा ये कहना है कि आप हिंदुस्तान की जनता को अब धोखा नहीं दे सकेंगे। हाँ। जाइए, खुशी से जाइए। हाँ, हम कहते हैं खुशी की बात है आप जा रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान के किसान को अपने कैपिटल में तो आने दो। हाँ। तुम तो डर रहे हो। हाँ। कैपिटल के इर्द गिर्द किलाबंदी की हुई है। तो मेरा ये कहना है लेफ्ट आज भी आगे है, लगातार आगे रहेगा। हाँ। केरला में हमने दिखा दिया है कि हम ऐसी अच्छी सरकार दे सकते हैं कि जनता हमारा साथ देगी। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है। प्रियंका जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए, और जवाब इसलिए भी देना चाहिए, हालांकि मैं टीएमसी सपोर्टर बार बार इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल की यह डिबेट है और टीएमसी सपोर्टर हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या यह माना जाए कि सौरभ प्रियदत्ता हमारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? सौरभ प्रियदत्ता जी, अगर मेरी डिबेट आप देख रहे हैं तो आप फोन उठाएं, क्योंकि आपने ये कमिट किया था कि डिबेट में आप रहेंगे। अगर आप डिबेट को मिस करते हैं तो ऐसे में यही बात उठेगी कि आप कुछ तीखे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, आप एस्केपिस्ट हैं। टीएमसी वाले एस्केप करना चाहते हैं कुछ कड़े और बड़े सवालों की वजह से। प्रियंका टिबड़ेवाल जी। राशिद, हाँ, प्रियंका टिबड़ेवाल। 3 बार हाँ, बोलें। 4 बार से ऐसा हो रहा है हाँ। कि जब भी
टीएमसी वाले चैनल छोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हाँ। तो उसमें कोई खास अचरज की बात नहीं अगर वो नहीं आए। हाँ। दूसरी बात, अभी सुनील चोपड़ा साहब जो कह रहे थे, हाँ। तो देखिए ये तो नेचर है इनका। आप जैसे ही पश्चिम बंगाल पर आएंगे, जहाँ 34 साल रहने के बावजूद इनके पास कोई बात नहीं कहने के लिए, वहाँ ये केरला की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। 34 साल में क्या किया था पश्चिम बंगाल के लिए, उसकी बात करिए। क्यों जनता ने उखाड़ फेंका आपको, उसकी बात करिए। क्या किया आपने लोगों के साथ यहाँ पर, उसकी बात करिए। कैसे खून की नदियां बहाई यहाँ पर, उसकी बात करिए। डेवलपमेंट के नाम पर कितनी फैक्ट्रियां बैठाई, उसकी बात करिए। और टीएमसी क्योंकि यहाँ नहीं है, चलिए मैं ये कह देती हूँ कि अभी तक 10 साल की सरकार में एक ऐसी फैक्ट्री नहीं, एक ऐसा कारोबार नहीं, एक ऐसा जरिया नहीं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जो ममता बनर्जी ने यहाँ किया। झूठे वायदे जरूर किए, ये जरूर कहा कि जिंदल आएंगे यहाँ पैसा लगाएंगे, चाइना से पैसा इन्वेस्टमेंट लगेगा बंगाल में, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। हर साल बंगाल सबमिट करती है, हजारों रुपए उसमें खर्चा करती है। अभी ठीक है, ओके मैम, ठीक है। और सुनील चोपड़ा साहब से मैं ये कहूंगी कि सर ऐसा है, ले दे करके आप लोग करेला में जो थोड़े बहुत बचे हैं, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है मैम। हाँ, सुनील चोपड़ा जी अपनी बात आप करेंगे। सुनील चोपड़ा जी अपनी बात आप करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, सुनील चोपड़ा जी अपनी बात आप कीजिएगा। मेरे साथ में एडवोकेट सुमन अर्पण भी जुड़ी हैं। सुनील चोपड़ा जी। ओके मैम, ओके प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी। हालांकि टीएमसी को ये जवाब देना चाहिए कि प्रियंका टिबड़ेवाल अगर डिबेट में हैं तो टीएमसी सपोर्टर क्यों नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी वाले आए, सीपीआई वाले आए, पॉलिटिकल एनालिस्ट आए, कांग्रेस सपोर्टर भी आए, लेकिन टीएमसी सपोर्टर क्यों नहीं आए? क्या उनके पास में कोई जवाब नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। टीएमसी सपोर्टर को हम बार बार बुलाएंगे। प्रियंका टिबड़ेवाल जी रुक जाइए, प्रियंका जी रुकिए, होल्ड, प्रियंका जी रुक जाइए, होल्ड कीजिए। एडवोकेट सुमन और भाषण नहीं है। हाँ, दीपक भाई आता हूँ आपके पास भी। यहाँ पे सीट नहीं मिली। जी आता हूँ, ठीक है। एडवोकेट सुमन अर्पण, चूंकि आप अपनी बातों में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देती हुई नजर आती हैं, पिछले कई डिबेट में मैंने देखा है, और इसीलिए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में यह कहा कि जब भी विकास की बात आती है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के लिए कुछ देने वाले होते हैं, कोई सौगात देने वाले होते हैं, तो ममता बनर्जी कहती हैं चाहिना। जेपी नड्डा ने फिर कहा मई के बाद सबई कुछ होबे, यानी पश्चिम बंगाल बंगाली भाषा में कुछ कहने की कोशिश की। चलिए, जेपी नड्डा ने यह बात तो कह दी, लेकिन मेरा एक सवाल है, उत्तरी बंगाल में सबसे ज्यादा बीजेपी सांसद हैं, जो पिछला चुनाव लड़ा है, जो पिछला चुनाव जीता है, फिर भी चाय का एक भी बागान नया क्यों नहीं खुलाया गया? देखिए राशिद जी, मैं यहाँ पर नड्डा जी की जो उन्होंने जवाब बात कही कि मई में जो उन्होंने बोला, उस स्टेटमेंट का अर्थ सीधा सीधा ये था, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति पहचानिए। यानी आज मैं जनता हूँ, जनता की शक्ति को पहचानूं। हाँ। आज जनता परिवर्तन चाहती है। आज जनता देख रही है कि पिछले 30 दशकों से बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में एक मुख्यमंत्री के होते हुए वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहां वामपंथी विचारधारा का दिन पर दिन विरोध तो होता रहा, लेकिन वहां पर माँ माटी मानुष जैसी जिस परंपरा को लेकर खुद तृणमूल कांग्रेस चली थी, आज उसी माँ माटी मानुष का ही पतन होता चला जा रहा है। माँ नाम पे आप देखो, आप दुर्गा पूजा को विध्वंस कर रहे हो। दुर्गा पूजा, आज वहाँ के लोगों को दुर्गा पूजा का अधिकार नहीं है। आप एक सांप्रदायिकता की और एक तानाशाही की जा रहे हो, और आपको लगता है कि जनता परिवर्तन नहीं मांगती। जनता आज जागरूक हो गई है, जनता जाग रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। जनता की यानी एडवोकेट सुमन अर्पण, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी कर रही हैं, उनका यह कहना है कि दुर्गा पूजा को लेकर के जिस तरह की राजनीति हुई ममता बनर्जी के खिलाफ, पश्चिम बंगाल की जनता है, इस तरह की बात आप कह रही हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, दीपक भाई, मेरा एक सवाल आपसे है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना टीएमसी को लेकर के, कहा यह जा रहा है कि ये तोलाबाजी की सरकार है, ये तुष्टीकरण की है, ये तानाशाही की सरकार है। मोदी ने जन कल्याण किया, ममता ने भतीजा कल्याण किया। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है और करप्शन का इंस्टीट्यूशनाइजेशन हो गया है। इस तरह की बातें कही गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए राशिद भाई, भाजपा ने 2012-13 के लोकसभा के इलेक्शन में 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोल घोटाला, कई घोटाले आए थे, नाम लिखाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो भाजपा एक जुमलों की फौज है। भाजपा के अंदर हर व्यक्ति
झूठों का एक सरदार है। मैं इनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतने शानदार तरीके से इतना झूठ बोलते हैं, वाकई में इतना प्रियंका टिब्रेवाल जी, आप लोग शानदार तरीके से झूठ बोलती हैं, रिबट कीजिए। प्रियंका जी, शानदार तरीके से झूठ बोलते हैं आप लोग। दीपक भाई एक मिनट, दीपक भाई एक मिनट, प्रियंका जी बोलेंगे। एक मिनट सवाल करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को किसने रोका था पश्चिम बंगाल में जाके विकास करने का? अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री हो, ममता बनर्जी ने रोका था। मैं बताता हूँ, ममता बनर्जी ने, एक मिनट, ममता बनर्जी ने रोका था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की बात की तो ममता बोली चाहिए ना, यानी चाहिए ही नहीं। और अब जब ये देखा कि किसान सम्मान निधि के तौर पर 35 लाख किसानों ने जब अप्लाई कर दिया है, तब ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि ठीक है, अब तो किसानों के लिए कुछ करना है, वो भी चुनावी साल में। प्रियंका टिब्रेवाल बोले, कितनी कमी है, लेकिन बोलना बड़ा जरूरी है आपके लिए। सुनिए, आपको मैं बता देती हूँ, ममता बनर्जी ने कब बोला, ममता बनर्जी ने कब कहा कि वो सेंटर के साथ मिलकर के नहीं चलेंगी। 16 जनवरी 2000 एनसीआर की मीटिंग, ममता बनर्जी कहती है ट्रैक्टर चलाता है और किसान महंगा डीजल पेट्रोल खरीदता है और कहते हैं लोग भैया प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करूंगी। किसान को सब्सिडी ये होती है कि किसान को आप 25 रुपए 30 रुपए लीटर डीजल देते। समझ गए प्रियंका जी, जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। जुमलेबाजी मत करिए, देश के किसानों के साथ, देश के गरीबों के साथ छल मत करिए। देश का गरीब किसान आपको समझ चुका है। आप लोग साधु संत के भेष में रावण हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत भले की बात करते हैं और देश को छल रहे हैं। बता दीजिए, आज देश में डीजल की कीमत 100 रुपए क्यों है? दीपक जी, आप गलत क्यों है? ओके ठीक है, अब रुक जाइए। बता दीजिए, ओके ठीक है, कौन सी पॉलिसी है बताइए ना। ठीक है, किसान को डीजल ठीक है, बताइए। ओके ठीक है, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी जो है लोगों क्यों नहीं दे रहे हैं? अब रुक जाए। ओके ठीक है, रुक जाए। राशिद भाई, मेरा एक सवाल है। चिल्लाहट नहीं हो गई। प्रियंका टिब्रेवाल जी, आप भी रुक जाइए और दीपक झा आप भी रुक जाएं। दोनों ही आवाजें नीचे की जाए। प्रियंका जी आप भी रुक जाएं और दीपक झा आप भी रुक जाएं, क्योंकि सुनीत चोपड़ा आना चाहते हैं डिबेट में वापस से। सुनीत चोपड़ा को भी एक बार सुन लिया जाए, क्योंकि सीपीआई के नेता हैं। सुनीत चोपड़ा जी, अब एक बात मुझे समझाइएगा, क्या ये माना जाए कि अगर दुर्गा पूजा की बात की जाने लगी है, जय श्री राम की बात की जाने लगी है, क्या ये कहा जाए कि एक ऐसे वक्त में जबकि वाकई में पश्चिम बंगाल में विकास की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, तो एक सांप्रदायिक नैरेटिव सेट किए जाने की कोशिश की जा रही है। और ये नैरेटिव बाकी लोगों के साथ साथ आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोगों को यह लगा कि असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं और मुस्लिम वोट बैंक लेकर के जाएंगे, तो फुरफुरा शरीफ की तरफ आप लोगों ने भी दाने डालने शुरू कर दिए, जो अभी तक की खबर आ रही है। क्यों ना यह माना जाए सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? बिल्कुल नहीं। पहली बात है, आप कह रहे थे कि राम और दुर्गा का मामला आ गया है। आप ये समझ लो कि इस बीजेपी ने हिंदुओं के नाम पे राम को बदनाम किया। जब वहां पर मुख्यमंत्री खड़ी हुई तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत भी हिंदू धर्म को जानते हैं, लोग जय सिया राम कहते हैं, जय श्री राम कोई नहीं कहता। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कहा गया था। तो हमारा ये कहना है, साजिश करके मुख्यमंत्री को, जब इन्होंने पब्लिक में सुभाष बोस के नाम पे ये जय श्री राम का नारा दिया, जबकि सुभाष बोस ने जय हिंद कहा था, क्योंकि वो कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं। ऐसे मामले में इन्होंने जय श्री राम के नारे मुख्यमंत्री को साजिश करके यूज किए, उसको इंसल्ट करने को यूज किए। इन्होंने राम की भी इंसल्ट की और ममता की भी इंसल्ट की। तो ये एक प्रियंका टिब्रेवाल जी, मेरा सवाल सुनिए। प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी आप बिल्कुल बोलेंगे। प्रियंका जी आप बिल्कुल बोलेंगे। हाँ एक मिनट, सुमन जी आप रुके, प्रियंका जी से सवाल होना चाहिए। सुमन जी रुक जाइए। एक मिनट, प्रियंका मैम, अरे मेरी बात सुनिए। प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। क्या होता है ना कि प्रोटोकॉल के तहत हालांकि आज भी ममता बनर्जी को इन्विटेशन भेजा गया है, लेकिन पिछले दिनों 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल पर जो भी हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी थे, ममता बनर्जी भी थी, जय श्री राम का नारा लगने लगा और ममता बनर्जी को यह लगा कि उन्हें इंसल्ट करने के लिए बुलाया गया है। यह परंपरा तो राजनीति के शिष्टाचार में नहीं होनी चाहिए ना। अगर आज भी चली हल्दिया में चली जाती हैं ममता, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर
चिल्ला चिल्ला करके, चीख करके और हूटिंग करके ममता के अगेंस्ट नहीं बोला जाएगा। मैम ऐसा करिए, फिर आप तो हिटलर राज लगा दीजिए। आप जनता से कहिए कि जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को अच्छा लगेगा आपको वही कहना पड़ेगा। जनता पर आप रोक लगाइए, प्रतिबंध लगाइए, फाइन लगाइए। हाँ। कि आप अगर जो ऐसा कुछ कहेंगी जो चीफ मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा तो आपको उसके लिए फाइन किया जाएगा। जनता जनार्दन है, कैसे रोकेंगे, कैसे उनका मुंह बंद करेंगे? और ये डेमोक्रेसी है, किसी को भी बोलने का अधिकार है। और किसी ने उनको गाली नहीं निकाली। जय श्री राम का नारा गाली नहीं है, ये लोगों के मनोभाव है, उसको आप बदल नहीं सकते। और सुनील चोपड़ा साहब के मुंह से तो इस तरह की बातें शोभा ही नहीं देती। ये कल्चर की बात करते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। ये वही पार्टी है जिन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर को मिडिल क्लास कवि कहा था। ये वही पार्टी है जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को तोजो का कुत्ता कहा था। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कल्चर और संस्कृति। आप 40 साल पीछे जा रही है। मैं तो आपके पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। कृपा करके इशू पे रहिए। इस तरह की झूठी बातें करने से कुछ नहीं होता। लक्ष्मी सहगल जो कि रानी लक्ष्मीबाई की फौज में थी, हमारी पार्टी की मेंबर अपने अंतिम दिन तक रही है। आप मत बताइए हमें आजादी की लड़ाई क्या है। आप तो अंग्रेजों के चमचे थे। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में थे। क्या ख्याल है उपेश शर्मी से? नहीं आतंक फैलाया है आप लोगों ने। फजलुल हक की सरकार में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बोल रहे हो बंगाल में कलकत्ता राइट देखी थी, हमने देखी है। मोरना सीट चलते हुए हावड़ा से एक दिन लगा सरकारी प्रोटेक्शन के बावजूद। बताइए मुझे, हम जानते हैं आपके टाइम में क्या हुआ था। लेकिन देश के इतने वीर बहादुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसकी सरकार में ओके, थे ठीक है। और कलकत्ते में लड़ाई चलते हैं एक बार। हाँ ठीक है, आप दोनों ही लोग रुक जाएं, आप दोनों ही रुक जाएं अब, क्योंकि दीपक झा के पास जाना जरूरी है। दीपक, क्या है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व दांव पर, ये जिस हिंदुत्व दांव की बात की जा रही है, ममता बनर्जी ने एक हिंदी कार्ड भी खेला है। उधर से हिंदुत्व है, इधर से हिंदी है। उत्तर भारतीयों को कविता संग्रह मां माटी मानुष बांटने में लगी हुई हैं। क्या ये दांव काम करेगा? आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए राशिद भाई, हमको ये समझना पड़ेगा आज के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी का चक्रव्यूह क्या है। ये जाल क्या बुनते हैं, नड्डा गैंग जाल क्या बुनता है। ये आपके उन नेताओं की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे। अरे सुनार बांग्ला की कोई बात करे दीपक भाई तो जाल है क्या? सुनार बांग्ला की बात करना जाल थोड़ा ही है। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे। हिंदुस्तान में सब अच्छे दिन आ गए क्या रशीद भाई? डीजल पेट्रोल 40 मिलने लगे क्या? देश में दूध की नदियां बहने लगी। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, हो गए क्या? बताइए ना। बातों का क्या, बातों से पेट नहीं भरता ना। अगर आपका पेट और मेरा पेट बातों से भर जाए तो कहिए नरेंद्र मोदी जी को पूरे हिंदुस्तान की सत्ता सौंप दीजिए और हम घर में बैठते हैं, फिर नहीं पड़ेगी। अगर बातों से पेट भरता है तो ये बता दें 2 करोड़ की वादा। ठीक है, एडवोकेट सुमन अर्पण काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी। एडवोकेट सुमन अर्पण, कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका ये कहना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कई ऐसे विश्लेषक हैं जिनका ये कहना है। हाँ एक मिनट एडवोकेट सुमन अर्पण, मैं अपना सवाल कर लूं। मैं सवाल पूछने की भूमिका में हूं, मुझे एक बार सवाल कर लेने दीजिए। मेरा सवाल यह है, एक और बात कही जा रही है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन एक स्पेकुलेशन यह है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अगर 80 से लेकर के 100 के बीच में अटक करके रह गई तो फिर पश्चिम बंगाल में एक और दांव भी चला जाएगा। दांव जैसा मध्य प्रदेश में साल भर के बाद चला गया, जैसा केरल में चला गया और बाकी जैसे गोवा वाला जो फॉर्मूला निकाला गया, इस तरह की बातें भी होंगी। क्या आपको भी लगता है ऐसा कुछ? एडवोकेट सुमन अर्पण, सुमन जी आप सुन पा रही हैं? चलिए, सुमन अर्पण तक बात नहीं पहुंच पा रही है। आगे हम डिबेट को बढ़ाएंगे। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में 16 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को चौतरफा घेरा जा रहा है। इस तरह से घेरा जा रहा है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई क्षत्रप उतारे हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और कई भी राज्य स्तर के बड़े नेता हैं। जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह ठाना हुआ है कि हर महीने दौरे अब होंगे और एक नहीं बल्कि और भी ज्यादा अब दौरे शुरू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी रैलियां भी लगने वाली हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल के नाम समर्पित करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है चुनावी दांव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना क्या ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा? परिवर्तन यात्रा के जरिए ममता बनर्जी की राजनीति कितनी डेंट हो जाएगी? और
टीएमसी के किले में अभी तक जितनी सेंध भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, विधायक से लेकर के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने तक, मंत्रियों को भी अपने पाले में लाने तक, इसका कितना नुकसान अभी तक ममता बनर्जी ने झेला है, इस पर बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे आज शाम करीब 4 बजे बंगाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, ये सबकी बड़ी खबर है। पीएम के प्रोग्राम में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। पीएमओ ने ममता बनर्जी को न्योता भेजा था, हल्दिया में जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चूंकि एक सरकारी प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को भी न्योता भेजा जाता है, लेकिन ममता बनर्जी ने यह फैसला किया है कि नहीं, शामिल नहीं होंगी, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल पर पिछले 23 जनवरी को जो भी उन्हें झेलना पड़ा था, जिस तरह से हुटिंग की गई थी और जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, तब ममता बनर्जी ने यह कहा था कि सरकारी प्रोग्राम सरकारी होता है, इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ममता ने यह कहा था कि किसी को बेइज्जत करने के लिए कहीं पर बुलाना नहीं चाहिए। और तब ममता बनर्जी ने अब यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री के साथ में मंच शेयर नहीं करेंगी ममता बनर्जी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। दीपक झा के पास में चलते हैं। दीपक भाई, क्योंकि पैरवी तो आप मेरे ख्याल से कम ज्यादा करके टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इन्हीं सब की करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अगर यह फैसला किया है कि ममता बनर्जी तो अभी तक फाइटर के तौर पर जानी जाती थी ना, क्या ये ममता का सरेंडर कहा जाए? अगर प्रधानमंत्री के एक प्रोग्राम में प्रोटोकॉल के तहत जाना है तो नहीं जा रही हैं, वो फाइटर कहां पर है? ममता बनर्जी इतनी फ्रस्ट्रेट नजर क्यों आती हैं? जब हिंदी की बात होती है कहती हैं कि बड़े बड़े नेताओं के मैं कान ऐंठ दूंगी, जेपी नड्डा को लेकर के अजीब अजीब से बयान देती हैं, जेपी नड्डा का जो नाम है उसे लेकर के अजीब से राइमिंग वर्ड्स बोला करती हैं। मेरे डिबेट में टीएमसी सपोर्टर को बैठना था, आधे घंटे से ज्यादा हो चला है, टीएमसी वाले आए नहीं। क्या टीएमसी वालों को वाकई में डर लगने लगा है कि कड़े सवाल किए जाएंगे, बड़े सवाल किए जाएंगे, और जनता की प्रयोगशाला में जब उतरना होता है तो सवाल का जवाब देना होता है? इसी से बचने की कोशिश टीएमसी वालों की है। दीपक भाई, देखिए राशिद भाई, किसी का नाम बिगाड़ना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को देशद्रोही कहना, गद्दार करने, ये तो सिर्फ अधिकार भाजपा का है। ममता बनर्जी की बेइज्जती करें, हमारी करें, आपकी करें, मीडिया की करें, ये सिर्फ भाजपा का अधिकार है, सरकार का अधिकार है। हम जैसे गरीब लोगों का अधिकार कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ सुन लें। अगर ममता बनर्जी ने थोड़ी हिम्मत दिखा दिया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, तो क्यों जाएंगी? कोई भी महिला, अगर जो व्यक्ति, मुख्यमंत्री का तो सम्मान छोड़िए, एक महिला के नाते महिला का सम्मान नहीं कर सकता जिस पार्टी के नेता, तो फिर क्या करेंगे राशिद भाई जाके उस प्रोग्राम में? आप ही बता दीजिए। मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और किसी महिला का मंच से भाषण देना इनको वो सहन नहीं कर सकते, तो फिर कहां के लिए जाएंगी? तो अपनी मार मर्यादा अपने हाथों में होती है। एक कहावत होती है, तो मोदी जी का देखिए अब ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है। मोदी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो एक सवाल और करूंगा कि भाजपा की इतने रैलियां हो रही हैं, किसके पैसे से हो रही है? सारे इनके 5 स्टार मंत्री जा रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं, सरकारी खर्चों पे रैलियां कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सरकारी खर्चों पे ये रैलियां। अब हम क्यों नहीं से ये माने, हालांकि आप तो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, दीपक भाई, लेकिन एडवोकेट सुमन अर्पण, क्यों नहीं ये कहा जाए, चूंकि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आपके विश्लेषण के तहत एक बात जानना चाहूंगा मैं, इसे क्यों ना प्योरली पॉलिटिकल समझा जाए? अब कैसे, ये समझिएगा, हल्दिया का प्रोग्राम है, हल्दिया कहां आता है? हल्दिया आता है ईस्ट मिदनापुर में। ईस्ट मिदनापुर में और क्या आता है? आता है नंदीग्राम। नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी को इलेक्शन लड़ना है, नंदीग्राम जहां पर असल में एक टॉस कहा जाता है जो शुभेंदु अधिकारी का। तो क्यों नहीं यह माना जाए कि ईस्ट मिदनापुर से ही बचने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, और यही एक वजह है कि उन्होंने खेल दिया विक्टिम कार्ड, कहा कि 23 जनवरी को बेइज्जत हुई और अब आज की तारीख में मैं नहीं जाऊंगी। क्या यही माना जाए? खेला है और उन्हें ये लग रहा है कि पिछली 23 जनवरी के दौरान उनको हुटिंग हुई थी। देखिए, हमारे संविधान जो है एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्म निरपेक्ष देश है। अगर जय श्री राम का नारा लगाया गया था तो जय श्री राम का नारा कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। ये बात मैं सबको बताना चाहूंगी। राम जन जन के प्राण है। क्या माँ माटी और मानुष नारा लगवाना एक प्रोग्राम लगाएंगे, घंटा बजाएंगे, कैसी बातें करती हैं आप? कैसी बातें करती हैं आप? ओके, ठीक है। अरे कौन कहता नारा लगाने? मुझे मेरी बात को पूरा करने का अधिकार है। आपका सर्जरी कराने और डॉक्टर आपका ब्रेन का सर्जरी कर दे तो कहेंगे डॉक्टर था, काम कुछ कर दिया था। आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे सरकारी कार्यक्रम में गए थे। मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको भारतीय संविधान की गरिमा नहीं है, आप भारतीय संविधान की गरिमा करते हैं। सुन लीजिए,
ये ऐसे ही लोग यहाँ पे विक्टिम कार्ड करते हैं राम का नाम लेके। अरे राम का नाम लेना पाप नहीं है, सिया राम मैं सब जगह जानो, करो प्रणाम जोड़ पानी। ओके, ठीक अरे है। तो हमारी ओके, ठीक है। हमारी वो व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन आप सरकारी कार्यक्रम में भारतीय संविधान की गरिमा को धूल ओके, धूल ठीक कर है। दिया आपने। अब हम चलते हैं भारतीय- सुनील चोपड़ा जी के पास में। हाँ, आप सभी रुक जाएं। सुनील चोपड़ा जी, चूंकि आपने इतिहास देखा है, मैं सिर्फ सीपीआई लीडर के तौर पर आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, रथ यात्रा को लेकर के क्या होता है ना कि रथ यात्रा का एक बीजेपी का ऐसा फॉर्मूला रहा है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पैन इंडिया अपना शासन किया, पैन इंडिया अपना एक्सपेंशन किया। 1990 की वो सोमनाथ वाली रथ यात्रा, या फिर आडवाणी जी की बाकी और जो रथ यात्राएं थी 1995 वाली, 1996 वाली, 1997 वाली, या अगर हम थोड़ा सा 10 साल पीछे जाकर के चलते हैं तो एक वो जो एक और यात्रा निकाली गई थी ना, तिरंगा यात्रा। ये जो रथ यात्रा, तिरंगा यात्रा, परिवर्तन यात्रा, ये कितना इंपैक्ट डालती है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, एक। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मैं 10 साल पीछे जाकर के देखता हूं तो ठीक यही शब्द ममता बनर्जी ने आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तब कहा था परिवर्तन, बंगाली भाषा में परिवर्तन, और इसी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। क्या हम यही कहें, फॉर्मूला पुराना है, बस पैकेजिंग नहीं कर दी गई है? सवाल यह है कि कब तक पुराने फॉर्मूलों को आप पैकेज करके देंगे। आज पैकेजिंग भी नहीं चल रही है। दिल्ली में 150 किसान मर चुके हैं। हमारा ये कहना है, आपने देश के कैपिटल को किलाबंदी के रूप में कर दिया है। आप ही का आदमी वो था जो कि लाल किले के ऊपर चढ़ा और एक झंडा लगा दिया। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इतने कुक्रम कर चुके हैं तो पैकेजिंग से काम नहीं बनेगा, कुछ ठोस दो। लेकिन मैंने देखा ठोस इनके पास क्या है, 2000 रुपया एक किश्त में। मेरा ये कहना है 2000 रुपया है क्या आज की महंगाई में? 20 रुपए का पेट्रोल आपको मिलता है, 100 रुपए पे बेच रहे हो। तो मेरा ये कहना है, इस तरह की बेईमानियां जो आपने की हैं, लोगों से छुपी नहीं हुई हैं। और सबसे बड़ा हुजूम मुजफ्फरनगर में हुआ है, हुआ है, जहां इन्होंने राइट करके सीटें जीती। अनिर्बान जी आ गए तो क्या? मेरा ये कहना है, पुराने चीजें चलेंगी नहीं। अब आप ठोस बात करो। ये बंदर बकरी और इस तरह के ड्रामे करके आज वोट नहीं मिलेगा। 40 मिनट से मैं जिस शख्सियत का इंतजार कर रहा हूं, अनिर्बान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हालांकि हमारे साथ में टीएमसी सपोर्टर सौरभ प्रियदत्ता जुड़ने वाले थे, लेकिन अनिर्बान बनर्जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा। डिबेट में कम से कम आप मेरे साथ में जुड़े, वरना टीएमसी के जो एक और सपोर्टर थे सौरभ प्रियदत्ता, उन्होंने वादा किया था, 40 मिनट तक इंतजार कराया, फोन नहीं उठाया और शायद इस डिबेट में शामिल नहीं होना चाहते थे। क्यों, इसका जवाब कभी मैं उनसे ले लूंगा। लेकिन यह बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में है, सरकारी प्रोग्राम है हल्दिया में, ममता बनर्जी ने वहां नहीं जाने का फैसला क्यों किया है? कि शेष बार कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोसु के 125 जो जन्म दिवस था उसके प्रोग्राम में हुआ, वो था एक सरकारी प्रोग्राम, वो था एक महापुरुष के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा ज्ञापन करने का प्रोग्राम था। लेकिन वहां पर परिवार के सपोर्टर्स ने उसको एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को वो जब स्पीच देने जा रही हैं उनको, लेकिन ममता बनर्जी तो फाइटर है ना, ममता बनर्जी तो फाइटर है निर्बान, शी इज अ फाइटर। 1998 में जब पार्टी फॉर्म की तब से लेकर के अब तक कैसे जमीन की राजनीति की, शी इज अ फाइटर, अपने आप को कहती हैं। अगर फाइटर हैं फिर से जाती ना, क्यों नहीं ये कहा जाए कि ईस्ट मिदनापुर में जनता का सामना करने से बचना चाहती हैं ममता बनर्जी? जी, जनता का सामना जो होता है वो वोट के मैदान में होता है, पॉलिटिकल रैली के मैदान में होता है। सरकारी ये 4700 करोड़ बीजेपी के तो है नहीं, ये 4700 करोड़ पीएम मोदी के तो है नहीं, 4700 करोड़ तो पश्चिम बंगाल के ही है ना। अगर पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पश्चिम बंगाल में इतने प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं तो इसके लिए आ ही जाती। मुख्यमंत्री तो चेहरा होता है राज का। बिल्कुल, ये सरकारी प्रोग्राम का जो मर्यादा है, अगर बीजेपी को मालूम होता कि कैसे ये मर्यादा को रक्षा किया जाए
तो जरूर वो जाके प्रियंका वोट टिबड़ेवाल, जाएगी ना। मर्यादा की रक्षा कैसे मेमोरियल करनी में। होती है ये आप नहीं जानते, महिला का सम्मान करना आप नहीं बीजेपी जानते। पश्चिम बंगाल में नहीं ला रही, ये पैसे ला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की मर्यादा का उन्नति पालन योजनाएं करना के नहीं लिए। जानते आप लोग, ये एक आरोप आपके ऊपर लगाया गया। प्रियंका टिबड़ेवाल जवाब दें। आज ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया है कि हाँ। एक सीएम का पलड़ा जो है उन्होंने खुद नीचे कर दिया, मगर ममता बनर्जी पार्टी सुप्रीमो जो है वो ऊपर रहनी चाहिए। जनता के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि सुप्रीमो सोचती है ठीक है। कि उनकी इज्जत को घाट पहुंचा है, ठीक है घाट मैम। पहुंचा है। ओके, तो ठीक है। आज एक चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट के लिए नीची हो गई, ठीक है। लेकिन एक सुप्रीमो का दर्जा ऊपर रहना चाहिए। ओके, तो हम ठीक तो है। बार बार यही कहते हैं कि ममता बनर्जी सीएम के नाम पर जो है वो पार्टी सुप्रीमो ही है ठीक और है। उसी तरह से काम करती है। उनको बहुत पश्चिम शुक्रिया बंगाल की प्रियंका जनता टिबड़ेवाल जी। दीपक झा जी, अनिर्बान आपका, सुनील चोपड़ा आपका, एडवोकेट सुमन अर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। सवाल एक ही है, 16 दिन में अगर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मजबूत ये दौरा रहेगा, ये पहला सवाल। अगला सवाल ये है, अगर परिवर्तन रथ यात्रा का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया है, इसमें अगर जय श्री राम का नारा भी लगाया गया है, ये बीजेपी का कितना काम आएगा, के कितने काम आएगा, ये अगला सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि प्रतीकों की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में वाकई लकीर बड़ी कर ली है, या फिर ममता बनर्जी के पास कोई ऐसा दांव है जिसके जरिए अपनी राजनीति का यू टर्न एक बार फिर से ममता लेंगी।